सुप्रभात सभी को। मैं पूनम शर्मा, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। हमारा देश कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में इस संक्रमण से बचने का एक ही उपाय है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यूं तो हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात कह सुन सकते हैं, किंतु इसे भाषा नहीं माना जा सकता। जब मनुष्य आपस में बात करते हैं तो वह कभी बोल करके, कभी लिख करके, कभी इशारों के माध्यम से बातचीत करता है। लेकिन जब वह इशारों के माध्यम से बातचीत करता है तो उसे भाषा के मध्य नहीं रखा जाता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसकी अगर दूसरी परिभाषा लिखें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती हैं। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। जब मनुष्य मुख से बोलता है तो जो वर्णों के जो उच्चारण होता है, उन्हीं से हमारे शब्दों का निर्माण होता है। और जब शब्दों का निर्माण होकर के उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो उनसे वाक्य तैयार होते हैं। और जब पूरा वाक्य तैयार होकर के उसका प्रयोग किया जाता है तब हमारी भाषा बनती है, जिनकी सहायता से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उन शब्दों के द्वारा हम अपने पूरे वाक्य तैयार करते हैं, यानी कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है, यानी कि एक सुनने वाला और एक कहने वाला। भाषा क्या काम करती है? वक्ता यानी कि कहने वाली व्यक्ति की बात को सुनने वाले यानी कि श्रोता तक पहुंचाती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर ही नहीं अपितु लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य अपने बोल करके ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या दूसरों को व्यक्त करता है। लिख करके भी वह अपने विचारों को दूसरों को बताता है, व्यक्त करता है, पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप माने जाते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। सबसे पहले हम यहाँ पर मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषण, संवाद, वार्तालाप का माध्यम मौखिक भाषा ही होती हैं। यह भाषा का मूल रूप माना जाता है, यानी कि जब मनुष्य अपने उच्चारण में जिन ध्वनियों को बोलता है उसे भाषा का मूल रूप माना जाता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और सुनकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है या लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के लिए लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का यह रूप स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप माना जाता है, उसी प्रकार लिखित भाषा भाषा का स्थायित्व रूप है, क्योंकि मौखिक भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। लिखित भाषा को लिख करके लंबे समय तक सुरक्षित
रखा जा सकता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मनुष्य जब अपने मनोभावों को लिखकर और पढ़कर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। भारत में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें भारोपीय द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय परमार प्रमुख हैं। विश्व की प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत और हिंदी आदि हैं। अब हम जानेंगे लिपि किसे कहते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई है। सभी भाषाओं में, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो या फिर उर्दू हो, सभी भाषाओं में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही बंगला, गुजराती आदि भाषाएं की लिपियां विकसित हुई हैं, यानी कि इनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार लिपि की परिभाषा लिख सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी की लिपि है फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश की लिपि है रोमन। सिंधी की लिपि है फारसी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि में क्या विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह नियत हैं। इसी विशिष्टता की वजह से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में मौखिक भाषा को लिपि चिन्हों में प्रकट करने की भरपूर क्षमता मौजूद है। तात्पर्य यह है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है या व्याकरण क्यों आवश्यक है, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। यानी कि व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने इत्यादि का ज्ञान मिलता है। इस प्रकार हम व्याकरण की परिभाषा लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान मिलता है। भाषा की एक व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, प्रत्येक भाषा की एक व्यवस्था होती है। भाषा के विभिन्न अंग परस्पर नियमबद्ध रहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। इसी से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप निर्धारित होता है। हिंदी का क्षेत्र 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों
और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। यानी कि इसमें शासन में भी हिंदी और शिक्षा में हिंदी इन सभी राज्यों में चलती है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की ये संपर्क भाषा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपनी अलग भाषाएं चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल इसे संपर्क भाषा माना जाता है। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की जो है वो प्रयोग में लाई जाती है, पर वहाँ पर भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। वहाँ की अलग अलग उनकी भाषाएं होने के बावजूद भी हिंदी वहाँ बहुत अधिक प्रचलित है, बोली जाती है और प्रयोग में भी ली जाती है। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जिसमें बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख हैं। हिंदी की बोलियां। देश के इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। अब सबसे पहले आप कहेंगे कि बोली क्या होती है, आपको बोली से क्या मतलब है या बोली का तात्पर्य क्या है। भाषा के सबसे छोटे व सीमित रूप को बोली कहते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा बोली जाती है, इसे ही बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इस प्रकार हम बोली की परिभाषा लिख सकते हैं। जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं, अर्थात अपने अपने क्षेत्र के अनुसार बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी बोली जाती है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। उत्तर में गढ़वाली और कुमायूनी बोली जाती है। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। विशिष्ट रचनाओं की भाषा। बोलियों में भी पर्याय साहित्य की रचना हुई है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारी जो बोलियां हैं, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अभी जैसा आपको बताया ऊपर कि अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो बोली बोली जाती हैं, उनमें भी हमारा साहित्य की रचना हुई है। तो उन साहित्यों की रचना जो हुई है वो किस प्रकार हुई है। ब्रजभाषा में सूरसागर, विनय पत्रिका, अवधी में रामचरितमानस और पद्मावत, खड़ी बोली में कामायनी, साकेत और प्रिय प्रवास, मैथिली में पदावली। साहित्य क्या होता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। विद्वानों के अनुसार साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। इसके अंतर्गत युगों से ज्ञान को एकत्रित किया जाता रहा है, इसलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। विस्तृत यानी कि बड़े। जब हम जो विद्वान हैं उनको विशिष्ट ज्ञान है, यानी कि बहुत बड़ा ज्ञान है, और इसको संचित करके, संचित यानी कि इकट्ठा करके, जब उसको किसी लेख में लिख करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे ही साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य का संसार में विशिष्ट स्थान है। 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी तक साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। प्रारंभ में सिद्ध साहित्य, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण और राम भक्ति काव्य, वीर काव्य तथा श्रृंगार काव्य ने हिंदी को समृद्ध किया। समृद्ध यानी कि प्रभावशाली बनाया, शक्तिशाली बनाया। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की विधाएं भी बदलती चली गई और भाषाएं भी बदलती चली गई। आधुनिक काल से पहले का साहित्य अधिकांशतः पद्य में होता था, यानी कि कविताओं के माध्यम से हुआ करता था।
जिनकी भाषा मुख्यतः अपभ्रंश, प्राकृत, ब्रजभाषा और अवधी में हुआ करती थी, यानी कि इन बोलियों में होती थी। आधुनिक काल में अधिकांश साहित्य, यानी कि आजकल के अधिकांश साहित्य गद्य में लिखे जाने लगे हैं। गद्य यानी कि अध्याय में, अभ्यासों में, और भाषा भी हिंदी हो गई है। यहाँ तक कि पद्य भी अब छंद से मुक्त होकर गद्यात्मक हो गए हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें नंबर 1 असमिया, नंबर 2 ओडिया, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 कश्मीरी, नंबर 6 कोंकणी, नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 डोंगरी, नंबर 9 तमिल, नंबर 10 तेलुगु, नंबर 11 नेपाली, नंबर 12 पंजाबी, नंबर 13 बंगाल, नंबर 14 बोडो, नंबर 15 मणिपुरी, 16 मराठी, 17 मलयालम, 18 मैथिली, 19 संथाली, 20 संस्कृत, 21 सिंधी और 22 हिंदी। अब हम जानेंगे मानक हिंदी। जैसा कि हम पिछली उसमें देखा था पीछे कि मानक रूप, व्याकरण से मानक रूप तैयार होता है। तो मानक हिंदी क्या होती है? इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण, यानी कि पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इतने बड़े विशाल भाग में हिंदी बोले जाने के कारण मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मानक यानी कि पूरे राष्ट्र में एक जैसी हिंदी का ही प्रयोग किया जाए, उसे ही मानक हिंदी कहते हैं। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी के स्वरूप में विविधता का आना स्वाभाविक ही है। भाषा में एक रूपता एवं अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता होती है। यानी कि एक रूपता और अनुशासन लाने के लिए एक रूपता की यानी कि मानक रूप की आवश्यकता होती है, ताकि पूरे भारत में एक जैसी ही भाषा का प्रयोग किया जाए। हिंदी व्याकरण के विभाग। हिंदी की भाषिक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर हैं। पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था और तीसरा वाक्य व्यवस्था। इसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों के बारे में, यानी कि अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि हमारी वर्णमाला क्या होती है, उसे कितने भागों में बांटा गया है और कितने अक्षर होते हैं, उन्हें उच्चारण कैसे किया जाता है। ये सारी शब्दों की जो जानकारी है वर्णों की, वो हमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होती है। शब्द व्यवस्था क्या होती है? शब्द व्यवस्था में शब्दों को किस प्रकार बनाया जाता है, वर्णों को जोड़कर, मात्राओं को जोड़कर, और उनको किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, और वह शब्द कब कहलाते हैं और पद कब बनते हैं, इन सब की जानकारी हमको शब्द व्यवस्था के अंतर्गत मिलती है। फिर आते हैं आपके वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था क्या होती है? जब हम शब्दों को तैयार कर लेते हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं और अपनी भाषा के लिए प्रयोग करते हैं, तब वे वाक्य कहलाते हैं। ये सब की जानकारी हमको वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होती है। कंप्यूटर और हिंदी। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी का खूब प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी की अनेक वेबसाइट हैं। इंटरनेट का प्रयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसी की नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई है। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। अब जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा आदि अखबारों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। साहित्य पत्रिकाएं भी वेब पर चल रही हैं। अब लोग हिंदी में ईमेल का प्रयोग भी करने लगे हैं। आज हिंदी पूरी तरह से कंप्यूटर की भाषा बन गई है। इसका मतलब यह है कि हम पहले कंप्यूटर पर सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रयोग किया करते थे, परंतु अब हमारा बहुत सारा कार्य हिंदी में
होने लगा है। तो इस प्रकार आपका यह अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।